हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। सुनिए जी, जीवन भर हमने बस सपने ही देखे हैं कि कब हम कुंभ में जाकर गंगा स्नान करेंगे, पर कभी वहां जा नहीं सके। और मैंने सुना है कि इस बार का महाकुंभ तो अगले 140 साल के बाद ही आएगा और तब तक हम जिंदा नहीं होंगे। इसलिए हमें भी इस बार वहां जाकर कुंभ स्नान करना चाहिए। हाँ, सपने तो बड़े हैं सुमित्रा, पर असल में ये सब हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है। महाकुंभ तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं। हमारे पास तो अपने खाने तक के पैसे भी पूरे नहीं हो पाते। हम भला वहाँ कैसे जा पाएंगे? शायद यही हमारी किस्मत है। सुनिए जी, आप कुछ कीजिए ना, इस बार कैसे भी करके हमें इस महाकुंभ में ले चलिए ना। ठीक है सुमित्रा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही सेठ जी से कुछ कर्जा मांग कर देखता हूँ। अगर वो मदद कर देंगे तो हम महाकुंभ में जरूर जाएंगे। अगले ही दिन भोला गांव के जमींदार सेठ खुसटमल के पास कर्जा मांगने के लिए चला जाता है। ये देखो मंगू, महाकुंभ जाने के लिए मैंने कितने सारे इंतजाम किए हैं। इस बार मैंने अपनी बग्घी में काफी पैसा खर्च किया है ताकि आराम से महाकुंभ की यात्रा कर सकूं। वाह सेठ जी, आपसे बड़ा धार्मिक आदमी तो इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। तभी तो लक्ष्मी मैया की इतनी कृपा है आप पर। हाँ सेठ जी, मंगू भैया सही कह रहे हैं। आप तो बड़े पैसे वाले हैं। हम गरीब लोग तो बस सपना ही देख सकते हैं कुंभ में जाने का। क्या कहा, सपना? अरे तुम गरीब लोगों को तो कुंभ का सपना भी नहीं देखना चाहिए। ये हम जैसे अमीर लोगों को ही शोभा देता है। चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो। सेठ जी। अरे आओ भोला, कहो क्या बात है? सेठ जी, दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाना चाहता हूँ। क्या कहा, महाकुंभ? अरे तुमने सुबह सुबह भांग का गोला खा लिया है क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? महाकुंभ जाओगे? अगर तुम जैसे गरीब लोग मुझ जैसे अमीर लोगों के साथ स्नान करने लगे तो हम अमीरों और तुम गरीबों में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसा मत कहिए सेठ जी, भगवान के आगे तो सब एक समान है। क्या अमीर और क्या गरीब। आप मदद कर दीजिए ना, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। मेरी फसल भी पककर तैयार है। कुंभ से लौटते ही उसे काट कर मैं बाजार में बेच दूंगा और आपका सारा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। सेठ जी, मेरा परिवार बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा उधार नहीं दूंगा भोला। किसान हो, किसानी करो, खेत में हल चलाओ। कुंभ केवल दौलतमंद लोगों के लिए ही है। सेठ जी, महाकुंभ दौलत से नहीं बल्कि भक्ति से जाया जाता है। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं और मेरा परिवार इस बार महाकुंभ में जाकर ही रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, देखता हूँ कैसे ले जाते हो तुम अपने परिवार को। तुम्हारे जैसे गरीब लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। खुसटमल भोला को खूब बुरा भला कहता है और उसे वहाँ से भगा देता है। भोला उदास होकर वहाँ से घर चला जाता है। अरे आ गए आप, क्या कहा सेठ जी ने? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सुमित्रा। सेठ खुसटमल बहुत ही दुष्ट आदमी है। वो हम गरीबों को कुंभ में जाने ही नहीं देना चाहता। हे भगवान, तो क्या हम महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, सेठ ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ। इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है और पककर तैयार भी है। मैं अगले सप्ताह तक सारी फसल काटकर उसे बाजार में बेच दूंगा और उस पैसे से हम महाकुंभ में जाएंगे। तुम सामान बांधना शुरू कर दो। अगले दिन भोला अपने खेत की तरफ निकल जाता है और फसल काटने का काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में इस बात की खबर सेठ खुसटमल के कानों तक पहुंच जाती है। सुनते हो सेठ जी, लगता है इस गांव में आपका दबदबा कम हो गया है। अब ये गरीब किसान भी आपकी बराबरी कर रहे हैं। सुना है वह भोला आपको टक्कर देने के लिए अगले 1 सप्ताह में अपनी सारी फसल काट रहा है और उसे बेचकर उस पैसे से अपने परिवार को लेकर महाकुंभ में जाने वाला है। क्या कहा? उस भोला किसान की इतनी हिम्मत? वो आज मेरी आंखों में आंखें डाल रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो अब क्या करना है सेठ जी? कहो तो उसे ठिकाने लगवा दूं। नहीं मंगू, सुनो, तुम एक काम करो। वो भोला अपनी फसल अगले 1 सप्ताह में काटेगा, पर तुम आज रात को ही उसके खेत में जाकर उसकी फसल को आग लगा दो। ना रहेगी उसकी फसल और ना रहेगी उसकी अकड़। तब पता चलेगा उसे कि सेठ खुसटमल से पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया।
खुसटमल के आदेश पर मंगू वहां से चला जाता है और रात होते ही वो भोला के खेत पर पहुंच जाता है और देखते ही देखते भोला की सारी फसल को आग के हवाले कर देता है। अब पता चलेगा उस भोला किसान को कि सेठ जी से पंगा लेना और महाकुंभ में स्नान करना सबके बस की बात नहीं। अगली सुबह जब भोला को आग की खबर मिली तो वो तुरंत अपने खेत पर पहुंच गया। उसकी सारी फसलें जल चुकी थीं, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आग कैसे लग गई? मेरी सारी फसल जलकर खाक हो गई है। अब मैं महाकुंभ के लिए प्रयागराज कैसे जा पाऊंगा? भोला भाई, सुना है सेठ को तुम्हारी मेहनत खटक रही थी। उसके चेले मंगू ने ही ये काम किया है। वो तुम्हें महाकुंभ में जाने से रोकना चाहता है। अब तुम क्या करोगे भाई? वो मेरे खेतों को आग लगा सकता है, पर मेरी आस्था और मेहनत को नहीं। मैं दूसरे खेतों में काम करूंगा, लकड़ियां बेचूंगा, मजदूरी करूंगा, पर महाकुंभ में जाकर ही रहूंगा। ये कहकर भोला वहां से चला जाता है और अगले दिन से वह खूब मेहनत करने लगता है। वह दूसरे किसानों के खेतों में काम करता है, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेठ खुसटमल महाकुंभ में जाने की सारी तैयारियां कर चुका होता है। मैंने महाकुंभ में जाने की सारी तैयारी कर ली है, बस अब कुछ कपड़े खरीदना बाकी है। ऐसा करता हूँ, आज बाजार से कपड़े भी खरीद लाता हूँ। कुछ देर बाद घर पर ताला लगाकर खुसटमल अपनी धर्मपत्नी के साथ बाजार की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में दो डकैत जग्गू और दत्तो सेठ खुसटमल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे वाह भाई दत्तो, इस घर पे तो कोई भी नहीं है। चल जल्दी से यहाँ हाथ साफ करके निकल जाते हैं। सही कहा जग्गू, ये घर तो किसी धनी सेठ का लगता है। चल जल्दी से इस ताले को तोड़कर अंदर का माल बाहर करते हैं। ये कहकर वो दोनों डकैत सेठ के घर का ताला तोड़ने लगते हैं। वो दोनों ताला तोड़ ही रहे होते हैं कि तभी उस रास्ते से भोला किसान बाजार से वापस लौट रहा होता है और वो उन डकैतों को सेठ के घर का ताला तोड़ते हुए देख लेता है। वह तुरंत उन डकैतों के पास पहुंच जाता है। अरे कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? हम डकैत हैं और इस घर में चोरी करने जा रहे हैं। चल भाग यहाँ से। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पूरे गांव को यहाँ बुला लूंगा। अबे ओ लड़के, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तू हमें जानता नहीं है, हम पर लाखों का इनाम है। 2 मिनट में तुझे टपका देंगे। चल निकल यहाँ से। वो तीनों लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ मंगू आ पहुँचता है। जैसे ही वो उन डकैतों को देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे भाई मंगू, अच्छा हुआ तुम यहाँ पहुँच गए। ये देखो, ये दोनों सेठ जी के घर पर चोरी करने जा रहे हैं। अरे अरे भोला भाई, ये तो खूंखार डाकू जग्गा और दत्तो है। इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। मुझे माफ करो भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं तो चला और जल्दी से तुम भी पतली गली से निकल लो भैया। ये कहकर मंगू वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, पर भोला पीछे नहीं हटता और उन डकैतों से भिड़ जाता है। उन तीनों में काफी लड़ाई होती है। मारपीट की आवाज आसपास के लोगों तक पहुंचने लगती है और वो लोग सेठ के घर की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों डाकू भोला को बुरी तरह पीटकर वहां से भाग जाते हैं। जब गांव वाले भोला के पास पहुंचते हैं तो वो भोला की हिम्मत और दरियादिली देखकर हैरान हो जाते हैं। भोला बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर उसने सेठ खुसटमल के घर के ताले को टूटने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत भोला को उठाया और उसे घर ले गए। कुछ समय बाद सेठ खुसटमल बाजार से वापस लौटता है। घर लौटते ही उसे आसपास के लोगों से सारी घटना का पता चलता है कि किस तरह भोला ने अपनी जान पर खेलकर उसके घर में होने वाली डकैती को रोका है। ये सब सुनते ही सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पछतावा होने लगा। वह तुरंत भोला के घर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी आप? हाँ भोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी मदद नहीं की और तो और तुम्हारे खेत में आग भी लगवा दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने आज मेरे घर को लुटने से बचा लिया।
जबकि जिस मंगू की आज तक मैंने मदद की वो वहाँ से भाग गया। मुझे माफ कर दो भोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद मैं किसी को अमीर गरीब नहीं समझूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारी उस सारी फसल का पैसा दूंगा जो मेरे घमंड की वजह से जल गई थी, और साथ ही एक बड़े भाई की तरह तुम्हारे महाकुंभ में जाने का सारा खर्चा भी उठाऊंगा। आज के बाद हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। ये तो मेरा कर्तव्य था सेठ जी। आपने जो किया वो आपका कर्म था और मैंने जो किया वो मेरा कर्म था। ईश्वर सब देखता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब भोला खुशी खुशी अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंच जाता है और महाकुंभ में अमृत स्नान करता है और अपने परिवार की इच्छा भी पूरी करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।